आलोक कुमार हमेशा की तरह अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे काम में बिजी थे। उनकी नज़रें कभी लैपटॉप पर, स्क्रीन पर तो कभी रखी फाइल के पन्नों पर पड़ रही थी। उंगलियां माउस को कभी इधर उधर घुमाती तो कभी किसी कमांड को क्लिक करती। ऐसा लगता था कि मानो वे किसी खोई जानकारी को ढूंढ रहे हो, शायद किसी लंबे व जरूरी ईमेल का जवाब तैयार कर रहे थे। चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था। तभी पास में रखा हुआ उनका फोन बज उठा। अमर का फोन था, और कोई होता तो शायद कैन आई कॉल यू लेटर वाले बटन को दबाकर अपने काम में व्यस्त हो जाते। लेकिन अमर को जवाब देना उन्होंने ठीक समझा। दरअसल अमर आलोक की बेटी नेहा का बहनोई था। बात ऐसी थी कि आलोक एक बहुत ही सुलझे हुए जीवंत व्यक्तित्व के मालिक और कैरियर की सीढ़ी में खूब ही सफल व्यक्ति थे। वे रुड़की आईआईटी से विद्युत यांत्रिकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद से रांची राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए थे, और फिर अपने कैरियर की तमाम सीढ़ियां जल्दी जल्दी फांदते हुए उस यात्रा में अलग थलग स्थानों में अनुभव प्राप्त करते आज इंदौर के निकट स्थित परीक्षा बिजली संयंत्र के सबसे बड़े अधिकारी यानी मुख्य अभियंता के पद पर आसीन थे। उनको 35 वर्षों से भी अधिक कार्य करने का अनुभव प्राप्त था। आलोक फोन उठाते ही बोले, हेलो अमर, क्या हाल है? कैसे याद किया? हेलो अंकल। अंकल, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। आई यू इन ऑफिस अंकल? अमर का उत्तर था। आलोक तपाक से बोले, मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन डिस्टर्बेंस की कोई बात नहीं है। बोलो, क्या कोई खास बात है? सब ठीक तो है? अंकल, कोई खास बात तो नहीं, मुझे अपना कुछ सामान आपके घर में रखवाना है। आलोक ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर अचानक हुआ क्या है? अमर बताना शुरू करता है, फिर अपने ही आप सलाह देते हुए अंकल से परमिशन लेता है कि क्या वह और उसकी पत्नी माया शाम को उनके घर आकर सब बातें डिटेल में बता सकते हैं। आलोक उसकी बात फौरन ही मान लेते हैं, उन्हें डिनर साथ करने का न्योता भी देते हैं। उस दिन आलोक घर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी नीलम को अमर के फोन का जिक्र करने के साथ डिनर की तैयारी करने का अनुरोध करते हुए यह भी कहते हैं कि आज मुझे अमर की आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट छिपी दिखी, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ी देर इस विषय पर चर्चा करते करते दोनों पति पत्नी अपने ही पिछले 4-5 वर्षों की घटनाओं का स्मरण करते विचार मग्न हो जाते हैं। दरअसल आलोक और नीलम की एक बेटी थी नेहा। वो बहुत ही लाड प्यार से पली थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर जयपुर से किया था। माया नेहा के पति निखिल की एकमात्र बहन थी, जो पहले से ही शादीशुदा थी और एक प्यारे से बेटे अंश की माँ थी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन शादी के अगले दिन ही नेहा की विदाई से पहले माया के पति अनिमेश का जयपुर में ही एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस अजीब सी घटना से जहां एक ओर माया, उसका भाई निखिल और दिल्ली निवासी उनके वृद्ध माता पिता दुख के सागर में डूब गए, वहीं नेहा दुख के साथ साथ एक गिल्ट की भावना भी अपने अंदर महसूस करने लगी। ऐसी स्थिति में नेहा के पिता आलोक और पति निखिल ने बड़े धैर्य के साथ और सूझबूझ से समय को संभाला। विदाई की रस्म जैसे तैसे संपन्न हुई और माया अपने माता पिता व बेटे अंश के साथ दिल्ली आ गई। निखिल और नेहा रांची आ बसे अपने नए विवाहित जीवन को बसर करने। निखिल रांची में ही एक बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन था। माया के मम्मी पापा ने उसको और उसके 1 वर्ष के बेटे अंश को बहुत ही लाड और दुलार से साथ रखा। बेटी के दुख और उसके सिर पर आई एक नई जिम्मेदारी को उन्होंने खूब ही समझदारी के साथ बांटा और अंश को पापा के नहीं होने का आभास नहीं होने दिया। इस तरह से समय गुजरता गया। निखिल और नेहा जब तब दिल्ली आ जाते और माया व अंश के साथ समय गुजारते। यूं तो परिवार के हर सदस्य के मन में यह सवाल आता ही था कि क्या माया को दूसरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए, किंतु नेहा इस प्रश्न को उजागर करती रहती थी। शायद कहीं अपराध बोध माया के मन में अनावश्यक तौर पर प्रवेश कर गया था कि यह दुर्घटना उसके इस परिवार में आने से हुई। मैं दूसरे विवाह के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अनिमेश का चेहरा हर समय मेरी आंखों के सामने रहता है, माया अपना तर्क देती थी। लेकिन जैसा कहा गया है, समय हर दर्द के ऊपर मरहम का कार्य करता ही रहता है। इसी तरह 5 साल गुजर गए
और अनायास एक दिन माया ने नेहा को फ़ोन पर बताया कि मैं जीवनसाथी.com में यूं ही सर्च कर रही थी तो मुझे एक लड़का पसंद आया। हाँ हाँ, फिर? नेहा ने और बताने के लिए कहा। नेहा, पता नहीं सही है या गलत, मैं उस लड़के से मिल भी चुकी हूँ और हमने एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने का वादा भी कर लिया है। दीदी, यह तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जल्दी से बताओ ना, कौन है वह, क्या करता है, कहाँ रहता है, नाम क्या है? नेहा अपना उतावलापन रोक नहीं पा रही थी। बताती हूँ बताती हूँ। अरे भाई, बेंगलोर में रहता है, एक प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अच्छी नौकरी करता है और देखने में भी अच्छा खासा है, हैंडसम है और नाम है अमर। कहकर माया ने अपने मन की सारी बातें नेहा को बता दी। नेहा कहाँ रुकने वाली थी, उसने उसी शाम निखिल को सब बता दिया और थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद दोनों झटपट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में निखिल ने इस बात का खुलासा अपने मम्मी और पापा को किया और फिर माया को बीच में बिठाकर सबने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। निखिल ने पूछा, दीदी, तुमने सब कुछ ठोक बजाकर देख लिया है ना? उसकी पहली शादी क्यों टूटी, यह पता लगाया? माया ने कहा, हाँ हाँ, अपनी समझ से सब कुछ पूछ लिया है। उसकी पहली पत्नी एक मुस्लिम लड़की है जो कि मिजाज की बहुत ही चिड़चिड़ी थी। अपने जिद्दी पर और तुक मिजाजी के कारण उसने अमर का जीना हराम कर दिया था। अब 2 वर्ष हो गए हैं, अमर अलग ही रहते हैं। दीदी, लेकिन कानूनी तौर पर तलाक लिया हुआ है कि नहीं? निखिल ने पूछा। और फिर अंश का क्या होगा? सभी प्रश्नों का उत्तर माया ने धैर्य के साथ दिया। उसने बताया कि अमर तलाक की कोशिश में लगे हैं और वह हो ही जाएगा। और जहाँ तक अंश का प्रश्न है, अमर ने उसे पूरी तरह आश्वस्त किया हुआ है कि वह उसे बेटे की तरह अपना लेगा। उसने यह भी बताया कि अगले महीने अमर बैंगलोर से दिल्ली किसी काम से आ रहे हैं और यदि सबको मंजूर हो तो निखिल के घर जाकर सबसे मिलने के लिए भी तैयार है। और ऐसा ही हुआ। अमर के दिल्ली आते ही निखिल ने फ़ोन करके उसे घर पर डिनर पर बुला लिया। माया वहाँ पहले से ही मौजूद थी। निखिल और नेहा अमर से मिलकर अत्यंत खुश हुए और उन्होंने उससे वे सभी प्रश्न पूछ डाले जो माया के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते थे। अमर जी, आपने कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया है तो आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी? निखिल का प्रश्न था। देखिए निखिल जी, मैंने अपने पिछले विवाह की हर बात माया को बता दी है। मैं तलाक के पेपर्स भी फाइल करने वाला हूँ और वैसे भी पिछले 2 सालों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। अमर का उत्तर था। अमर के हंसमुख स्वभाव ने सभी का मन जीत लिया। नेहा और निखिल ने इस मुलाकात के बाद फौरन आलोक को फ़ोन किया। नेहा ने कहा, डैडी, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। माया दी ने एक लड़का पसंद कर लिया है। बहुत अच्छा है। आपकी क्या राय है? बेटी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ सोच समझ लेना चाहिए। आलोक का नपे-तुले अंदाज में उत्तर था। फिर बाप बेटी ने काफ़ी देर इस विषय पर बात की। कुछ समय और गुजर गया और महज इत्तेफाक की बात की अमर का तबादला इंदौर में हो गया। नेहा के लिए बहुत अच्छी खबर थी। जहाँ एक ओर माया व निखिल के माता पिता कुछ भी निर्णय लेने में हिचकिचा रहे थे, नेहा को पूरा विश्वास था कि उसके पापा अमर से मिलने के बाद एकदम सही सलाह और मार्गदर्शन देंगे। हुआ भी यही। आलोक ने अमर को घर बुलाकर उससे मुलाकात की और उनकी सलाह पर सभी लोग इस बात पर राजी हो गए कि इन दोनों की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। आलोक ने यह भी प्रस्ताव दे दिया कि शादी इंदौर में ही आयोजित हो, क्योंकि अमर स्वयं भी अब इंदौर में रहता था। जल्द ही अमर ने अपने माता पिता को भी इंदौर बुलवा लिया। आलोक के पास साधनों की कमी नहीं थी। सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था वहीं पर आसानी से हो गई और जल्दी ही अमर व माया का विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। अंश के बचपन को अब पापा की कमी नहीं रही। आलोक और उसकी पत्नी नीलम दोनों ही विचारों में जैसे खोए से हुए थे। अचानक नीलम जैसे नींद से चौंक कर उठती हुई बोली, अरे उठिए, वक्त का अंदाजा है आपको? वो लोग आते ही होंगे। दोनों तुरंत ही गतिशील हुए और जल्दी फ्रेश होकर अपनी चिर परिचित अभिवादन की मुद्रा में बैठ गए। जल्द ही अमर, पत्नी माया उनके घर पहुंच गए। अमर के साथ एक बड़ा सा सूटकेस और एक दस्तावेजों का फोल्डर था। आरंभिक औपचारिकताओं के तुरंत बाद अमर ने प्रार्थना स्वरूप कहा, अंकल, ये सूटकेस हमें आपके घर में रखवाना है और ये कुछ दस्तावेज हैं जो आपको अपने पास संभाल कर रखने हैं। बेटा, यह आपका ही घर है, जो सामान रखवाना है रखो। किंतु अचानक बात क्या है? आलोक ने कहा, अंकल, मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया है और शायद वारंट भी इशू हो गया है और ये सब नफीसा ने किया है, मेरी पहली पत्नी। मुझे आपसे सलाह भी लेनी है।
अमर ने कहा। आश्चर्यचकित होते हुए आलोक ने अपने सधे हुए अंदाज में कहा, देखो अमर बेटे, मैंने तुमसे पहले भी कभी नहीं पूछा, किंतु आज जब यह समस्या आ खड़ी हुई है तो मुझे ठीक तरह से और सिलसिलेवार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताओ। अमर ने लंबी सांस ली और अपनी कहानी बताने लगा। उसकी कहानी के अनुसार नफीसा 22 बरस की एक मुस्लिम लड़की थी। सुंदर, छरहरी, लेकिन मिजाज की काफ़ी बिगड़ी हुई। देखने में टीवी सीरियलों की सुंदर अभिनेत्री से कम नहीं लगती थी। उसका शादी.com के माध्यम से अमर से परिचय होता है। कुछ रोज़ दोनों एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं और फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक तरह की आसक्ति या कहे कि प्रेमांतता में दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। नफीसा और अमर आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और वहां उनका विवाह हो जाता है। मात्र विवाह के उद्देश्य से नफीसा ऊपरी तौर पर हिंदू धर्म अपना लेती है। हनीमून और शुरुआती के कुछ दिन ठीक गुजरते हैं, लेकिन फिर उनके आपसी संबंधों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। दोनों के परिवार में भी इस संबंध को लेकर तनाव सा रहता था। अमर के मम्मी पापा ने तो इस संबंध को अपने बेटे की खुशी के लिए स्वीकार कर लिया था, लेकिन नफीसा के पापा ने बिल्कुल भी नहीं। खास तौर से उसकी माँ इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह जिद पर अड़ी हुई थी कि मुस्लिम रीति से निकाह होना चाहिए। अमर एक सुलझा हुआ, हंसमुख और व्यवहारिक व्यक्ति था। नफीसा और उसकी माँ के सारे नखरे व झल्लाहटों को सहन करते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा था। इस तरह से करीब 3 साल निकल गए और फिर एक दिन अमर ने घुटने टेक दिए और मुस्लिम रीति के अनुसार निकाह होने के बाद सलमान अली के नाम से निकाहनामा तैयार हो गया। 1-2 वर्ष और बीत गए, लेकिन उनके रिश्ते में मिठास अभी भी ना आ सकी। नफीसा एक झक्की और जिद्दी लड़की की तरह पेश आती और उसकी माँ गर्म तेल में पानी के छींटे फेंकने का काम करती रहती थी। आखिरकार उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। अमर अपने इतिहास के बारे में बताते बताते वर्तमान में आ चुका था। तभी नीलम ने आग्रह किया, क्या हम लोग बाकी बातें डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं कर सकते? ये लोग बाहर से आए हैं, भूख लगी रही होगी। आलोक तुरंत मान गए और खाने के लिए बैठते बैठते उन्होंने कहा, बेटा अमर, इसके बाद का तो हम लोगों को भी मालूम है और हम लोग तुम दोनों से ही बड़े खुश हैं। आलोक और नेहा इस बात की चर्चा आपस में पहले भी कर चुके थे कि कितनी अच्छी तरह अमर ने अंश को अपने बेटे की तरह अपनाते हुए माया के जीवन में फिर से खुशियां भर दी थी। माया ने भी अमर के जीवन में भरपूर मिठास भर दी थी, उसकी मनपसंद पत्नी के रूप में। तो आगे बताओ, अब क्या हुआ? आलोक ने कौर मुंह में डालते हुए पूछा। अंकल, फेसबुक ने गड़बड़ कर दी, माया ने कहा। फेसबुक ने? क्या मतलब? नीलम और आलोक चौंक गए। हुआ यूं था कि अमर अंश और माया को लेकर मनाली गया हुआ था। उसने बड़े ही उत्साह और शौक से ऑफिस से छुट्टी लेकर यह प्रोग्राम बनाया था। माया ने तमाम तस्वीरें फेसबुक में पोस्ट कर दी, जिनमें पति पत्नी की नज़दीकियां और एक अत्यंत सुखी परिवार की झलकियां स्पष्ट नजर आती थी। नफीसा, जिसका पिछले 1.5 साल से कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जो शायद अमर की फ्रेंड लिस्ट में अभी भी थी, इन तस्वीरों को देखकर भड़क गई। अमर के पास उसका फ़ोन आया और फ़ोन में उसने साफ साफ कह दिया, अमर, मुझे छोड़कर तुमने दूसरी शादी कर ली है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, और तस्वीरों में तुम्हारे चेहरे पर कितनी खुशी और कितना सुख दिख रहा है। मैं ये कतई सहन नहीं कर सकती। यूँ तो नफीसा ने पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना सीख लिया था, लेकिन अमर को खुशी देखकर जैसे उसके अंदर की दबी हुई आग भड़क सी गई। और उस दिन के बाद से माया और अमर की अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आ गई। दिल्ली के थाने से अमर के पास फ़ोन आया और उसे थाने में बुलाया गया। निर्धारित तिथि पर ही अमर इंदौर से दिल्ली पहुंचा और सीधे वहां थाने में चला गया। थाने के एक बड़े ऑफिसर ने अमर को विस्तार से नफीसा द्वारा दर्ज शिकायत पढ़कर सुनाई और बताया कि यह मामला गंभीर हो सकता है और भलाई इसी में है कि आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। दूसरे ही दिन फैमिली कोर्ट के एक अधिकारी ने दोनों को बुलवाया और उनकी काउंसलिंग शुरू की, किंतु नफीसा कहाँ मानने वाली थी। एक घायल शेरनी की तरह फेसबुक की कुछ तस्वीरों का विवरण देती हुई और क्रोध में आकर वह एक ही बात दोहरा रही थी, या तो ये वापस आ जाए मेरे पास या फिर अदालत इनको जेल में बंद कर दे। और धीरे धीरे अमर के लाख मनाने के बावजूद नफीसा के वकील ने धारा 494, धारा 504 इत्यादि लगाकर अमर पर दहेज की मांग,
अत्याचार, घरेलू हिंसा के इल्ज़ाम लगा दिए। अमर और माया ने भी मामले के लिए एक वकील को तय किया। वकील को पता चला कि इस मामले में अमर का पक्ष काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि बिना किसी तलाकनामे के उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। बहरहाल अमर के वकील ने यह तर्क दिया कि उसकी पहली शादी भी कानूनी नहीं थी, इसलिए तलाक का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन इस तरह के मामलों में महिला पक्ष को हमेशा प्राथमिकता मिलती है। कोर्ट की तारीखें, सुनवाइयाँ और तारीखों के मुलतवी होने का सिलसिला शुरू हो गया। परेशानियां इतनी बढ़ती गई कि अमर और माया को पुलिस के छापे के डर से इंदौर में 2 बार अपने किराए के घर को बदलना पड़ा। और आज उन दोनों का आलोकनाथ के घर में आने का मकसद यही था कि वो सारा सामान, वो सारे दस्तावेज जो ये साबित कर सकते हैं कि माया अमर के साथ रहती है, कहीं और रखवा दिया जाए। आलोक ने लंबी हुकार भरी और कहा, बेटा तुम लोग डिजर्ट तो लो, तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया, चावल तो लिए ही नहीं। दरअसल आलोक खुद सोच विचार में पड़ गए थे। उन्हें अमर और माया को देने के लिए उपयुक्त सलाह तुरंत नहीं सूझ रही थी। औपचारिक बातें करके अपने मन को सोचने का कुछ समय देना चाह रहे थे। बोले, अमर, कानूनी रास्ते से मुझे कुछ समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। फिर भी अपने खास दोस्त जो कि एक वकील है से विचार विमर्श करके देख लेता हूँ। इस बात को 4 दिन ही हुए होंगे कि आलोक अपनी निजी कार लेकर अमर को फोन से इत्तला करके उसके घर पर पहुंच गए। तुरंत काम की बात पर आते हुए बोले, देखो बेटा, मैंने अपने दोस्त से काफ़ी डिटेल में बात की है। कानूनी रास्ते से हम थोड़ा समय अवश्य खरीद सकते हैं, लेकिन केस जीत नहीं सकते। समय और पैसे की बर्बादी अलग। तो अंकल, और कोई रास्ता है? अमर ने पूछा। अवश्य कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। अच्छा यह बताओ, और ज़रा सोच कर बताओ कि नफीसा को जीवन में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता था, या कोई ऐसी ख्वाहिश जो वह पूरी करना चाहती थी मगर हो नहीं पा रही थी। अंकल, नफीसा का एक जबरदस्त सपना था कि वो भारत से दूर विदेश में जाकर जीवन बसर करे। हमारी शादी के बाद भी वह कई बार इस बात को बोलती थी कि हम किसी तरह से बाहर यूरोप में चले जाएं और संपन्नता के साथ वहां जीवन बसर करें। मैंने इस दिशा में प्रयास भी किया, लेकिन मेरी फील्ड में बाहर नौकरी मिलनी मुश्किल थी। आलोक उठे और उन्होंने चेहरे पर एक सीमित सी मुस्कान ओढ़ ली कि मानो कुछ खोज प्राप्ति हुई हो। फिर जाते जाते बोले, अमर, हम लोगों को कुछ काम करना होगा। उस दिन के बाद से आलोक अत्यंत व्यस्त हो गए। सरकारी कार्य के अलावा उन्होंने मानो एक प्रोजेक्ट की परिकल्पना की और फिर उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से जुट गए। अमर और माया इस प्रोजेक्ट में उनके सहायक बन गए। नीलम भी समय समय पर अपनी सलाह देती रहती थी। सब यही सोचकर चकित रहते थे कि कैसे इतने ऊंचे ओहदे में रहते हुए भी वे किसी की सहायता के लिए समय निकाल लेते थे। उन्होंने विवाह.com में नफीसा जैसी एक लड़की की प्रोफाइल पंजीकृत कर दी और फिर तलाश में लग गए। सर्च के लिए जो मानदंड उन्होंने निर्धारित किए थे, अमेरिका, मुस्लिम, उच्च वेतन श्रेणी, अथक प्रयास का परिणाम 2 बहुत ही अच्छी प्रोफाइलें अमर और आलोक ने शॉर्टलिस्ट कर ली। फ़ोन पर आलोक ने ही बात की, लड़की के चाचा के रूप में। बात करने से ही आलोक ने अंदाज़ा कर लिया कि एक आमिर नाम के एक विधुर पुरुष से बातचीत आगे बढ़ाना ठीक रहेगा। हालांकि उसकी और नफीसा की उम्र में करीब 10-15 साल का अंतर होगा, लेकिन उसकी परिपक्वता और उसकी एक मुस्लिम समाज से बीवी खोजने की बेकरारी देखते हुए आलोक ने आमिर पर ही दाव लगाना ठीक समझा। आमिर को सलाह दी गई कि वह नफीसा से सीधे फ़ोन पर बात करे, अपनी इच्छा जाहिर करे और उससे भारत आकर मिलने का प्रोग्राम बनाए। निशाना शायद सही जगह पर लगा था। 2 महीने के बीच में ही आमिर, जिसका अमेरिका में खुद का बिजनेस था, उसने भारत के 2 चक्कर लगा लिए। आमिर और आलोक के बीच में बात तय हो चुकी थी कि आमिर उसे इस अंकल के बारे में तभी बताएगा जब उसका नफीसा से संबंध भली भांति स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब आमिर और नफीसा ने एक दूसरे के साथ बंधने का फैसला लिया। आमिर ने नफीसा की बेसब्री तोड़ और अंकल आलोक के बारे में बतलाया। आमिर ने न केवल नफीसा की बात आलोक अंकल से करवाई, बल्कि मोबाइल की उसी बातचीत में आलोक को उनके निकाह पर आने का न्योता भी दे दिया। और कुछ ही रोज के बाद नफीसा का आमिर के साथ दिल्ली के शाहबाग स्थित एक घर में मुस्लिम रीति के साथ निकाह हुआ। आलोक वहां मौजूद थे। उन्होंने दोनों को मुबारकबाद भी दी
और जीवन भर प्यार से साथ रहने की सलाह भी। नफीसा ने पूछ ही लिया, अंकल अब तो बता दीजिए कि आप कौन हैं और हमारी सहायता क्यों करना चाहते थे। मैं बस तुम्हारी और अमर की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ भर देने के लिए आया हूँ और किसी को खुशियाँ बांटने के लिए वक्त वजह नहीं ढूंढा करता। आलोक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आप वो महान शुभचिंतक हैं? नफीसा बोली, नहीं बेटा, मैं एक सामान्य इंसान हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि इंसानियत कायम रहे। यह कहकर आलोक वहाँ से चल दिए। कुछ ही दिनों में नफीसा ने एक पत्र लिखकर अमर को अपनी बंदिशों से मुक्त कर दिया। उसे नफीसा के वकील से भी एक पत्र मिला जिसके द्वारा वह कानूनी तौर से भी सभी इल्ज़ामों से मुक्त हो गया। नफीसा अपने आगे की ज़िंदगी जीने को अमेरिका रवाना हो गई। अमर और माया की खुशियाँ फिर से वापस आ गई, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।